Hey guys, I'm नितिन कुमार सिंह. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज है 25 अप्रैल. द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग. पहला टॉपिक होगा साओरा ट्राइबल ग्रुप है. इससे रिलेटेड उड़ीसा में इसका मेजर पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करके दूसरा एडिटोरियल है हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड है. इंडिया के लिए क्यों विन विन सिचुएशन भी हो सकता है. और जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस कर रहा है इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्यों देखने के लिए मिल रहा है. उनके वहाँ की जो जीडीपी है उसके ऊपर पे लार्ज अमाउंट पे इम्पैक्ट होगा. क्यों होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे. थर्ड टॉपिक है, इससे आप जीएस पेपर 4 से कनेक्ट कर पाओगे. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड है. डिटेल मैनर में हम लोग समझेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है साओरा. ये एक ट्राइबल ग्रुप है. ये हाल ही में मैंगो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. इसके बारे में जान लेते हैं. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो साओरा ट्राइबल ग्रुप है ये एंशियंट मुड्डा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है. ये लोगों की प्रेजेंस मैक्सिमम आपको सदर्न उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा और कुछ अब जो छोटा पोर्शन है इनके पॉपुलेशन का वो आपको नॉर्थ कोस्टल एरिया जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. इनको PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के कैटेगरी में इनको डाला गया है. ये होता क्या है PVTG, ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल मैनर में समझेंगे. आज की डेट में इनकी पॉपुलेशन 3,10,000 के करीब है और मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा. इनका जो आप हिस्ट्री देखो तो इनका जो जिक्र है वो रामायण और महाभारत में भी इनके बारे में बताया गया है. 2024 में इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर इनके जो पूर्वज थे जो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये फॉरेस्ट में कोई भी ट्राइबल ग्रुप नहीं जा सकता है, इनको भी बैन कर दिया गया था. बट इनको 2024 में परमिशन मिल गई है कि जो इनके पूर्वज थे जिन ज़मीनों पे वो लोग आप सपोज करो कुछ खेती कर रहे होगे, हाँ, या फिर कोई अपना रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे होगे उसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक. अब ये PVTG होता क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आया जा सकता है. ये PVTGS ये फर्स्ट टाइम आया था आपका 4th 5-year प्लान के अंदर 1969 से लेके 74 तक ये लागू रहा. अब इस ग्रुप में कौन कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है, इस ट्राइबल ग्रुप में कौन कौन आ सकते हैं उसके लिए कुछ उन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप फीचर्स बोल सकते हो, किसी भी हेडिंग से आपसे पूछा जा सकता है. पहला तो ये होना चाहिए कि जो प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम पे डिपेंडेंट है. प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम पे डिपेंडेंट मतलब हो गया आपको आज भी ये लोग हंटिंग और गैदरिंग पे फोकस करते हैं. ठीक. दूसरा पॉइंट आ गया कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो तेजी से डिक्लाइन हो रही है. तीसरा पॉइंट आ गया जो लिटरेसी रेट है ऑब्वियस ही बात है वो भी लो होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ये लोग. फिफ्थ जो इनकी डिपेंडेंसी है वो आज भी फॉरेस्ट के ऊपर है, मतलब अपना लाइवलीहुड के लिए ये लोग आज भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो. ये 5 पॉइंट को फुलफिल करना चाहिए तब ये लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं. अगर किसी को इस ग्रुप में डालना है तो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करेगी परमिशन के लिए किसके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास. ये डिसाइड करती है किस ग्रुप को इसके अंदर डालना है, किस ट्राइबल ग्रुप को इसके अंदर डालना है कि नहीं डालना है. आज के डेट में 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि PVTGS के अंदर है. इसमें 18 स्टेट है प्लस एक यूनियन टेरिटरी है और हमको आपको सबको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. ठीक है. न्यूज़ में है आपका सेंटिनल आइलैंड न्यूज़ में था क्योंकि एक अमेरिकन यूट्यूबर चले जाते हैं उस आइलैंड पे और वहाँ पे काफ़ी देर तक वो घूमते, कोई नहीं मिलता है तो वहाँ पे कोक और कोकोनट वाटर छोड़ करके वापस जा रहे होते हैं मेनलैंड आइलैंड पे. तब तक उनको पुलिस पकड़ लेती है, इनके ऊपर केस चल रहा है. उससे पहले एक और अमेरिकन चले जाते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने इस आइलैंड पे, सेंटलीज
पकड़ लेते हैं उनको और उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाईएस्ट नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए इस ग्रुप में किसका है, कौन से ट्राइबल ग्रुप्स मतलब कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो 75 में 13 PVTGs जो है वो आपके उड़ीसा से आते हैं। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ से आती है, उड़ीसा से आती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ट्राइबल ग्रुप इस ग्रुप के अंदर है। ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। 3 एंगल इसमें ऐड किया गया है। पहला एंगल है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, उसे डिफाइन किया है, इसका इम्पैक्ट जो भी एशिया कंट्री है उसके ऊपर क्या देखने के लिए मिल रहा है, और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट, और इंडिया यहाँ से कैसे बेनिफिट्स ले सकता है इस रेसिप्रोकल टैरिफ से, उसके लिए ये डील कर रहा है। ये एडिटोरियल को आप GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले तो समझते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। इतने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे, एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, वो टैक्स इम्पोज किया जाता है किसी कंट्री के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे एक कंट्री है जहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक ये है, दूसरी कंट्री ये है। तो ये कंट्री 10 रुपये का पेन बेचती है दूसरे कंट्री में, ठीक है। ये कंट्री जब इसकी कंट्री में पेन बेचने जाती है 10 रुपये की, उसके ऊपर ये लोग टैक्स लगा देते हैं एक्स्ट्रा 2 रुपये, ठीक है, जिससे उस कंट्री में वो पेन 12 रुपये की मिल रही होती है। तब ये कंट्री देखता है यार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग अपना मार्केट बचाने के लिए, मतलब कि इनके कंट्री के अंदर 10 रुपये का पेन मिल रहा है, ये भेज रहे हैं, तो वो पेन के ऊपर 2 रुपये और एक्स्ट्रा लगा करके वो 12 रुपये का पेन कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग जाएंगे तो देखेंगे सस्ता पेन कौन सा है, 10 रुपये वाला, तो इसे खरीदेंगे ना कि इस कंट्री के। तो इसको देखते हुए ये लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारा 10 रुपये का पेन आ रहा है मेरे मार्केट में और वो 10 रुपये में बिक रहा है, एक काम करता हूँ इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ 5% का टैरिफ, तो ये 15 रुपये में ये पेन बिकने लगेगा इस कंट्री के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, इस कंट्री के अंदर इसका खुद का 10 रुपये का पेन है और दूसरे देश से 15 रुपये का पेन आ रहा है, तो लोग इस 10 रुपये वाले पेन की तरफ खरीदेंगे। ये किया क्यों जाता है, 3 रीज़न है। पहला तो जो लोकल बिजनेस है इसको बचाने के लिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए किया जाता है। अब बिजनेस उसका ग्रो करेगा तो जॉब इंक्रीज होगी उस कंट्री में। और जो ट्रेड इम्बैलेंस होता है, जैसे कि आज के डेट में अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट की तरफ जा रहा है, कि अमेरिका के लोगों के जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, ना कि दूसरे कंट्री से इनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। मतलब कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग तो भाई अच्छे इंसान की तरह 10 रुपये में अपना पेन बेचते थे दूसरे कंट्रीज़ में, और वो कंट्री इनके ऊपर 5% का टैरिफ लगा करके 15 रुपये में ये पेन बेचती थी, और दूसरा कंट्री से जब इनके मार्केट में जो चीज़ें आ रही थी उसके ऊपर 2% या फिर 1% का टैरिफ लगाते थे। तो ये देख रहे थे कि इसके कारण इनके लोग जेब से इस कंट्री के लोग ज़्यादा खर्च कर रहे थे, डॉलर इनके कंट्रीज से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब डॉलर जा रहा है तो इनका जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा था, तो इसीलिए ये ट्रेड इम्बैलेंस को रोकने के लिए ये ट्रेड जो रेसिप्रोकल टैरिफ ये लोग लगाए हैं। अब मैंने जैसे बताया कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए होता है, अपनी अगर लोकल इंडस्ट्री बचेगी तो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा उस कंट्री में, या फिर कई बार इसका एज अ टूल यूज़ करते हैं कोई भी नेगोशिएशन या फिर कोई भी डील करानी हो। सपोज US इंडिया से कोई बात मनाना चाहता है कि भाई ये एलॉन मस्क है, इसकी टेलीकॉम जो कंपनी है अपने मार्केट में लेके आओ। इंडिया मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो US बोलता है अच्छा ये बात है तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, नहीं तो इसको जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसको अपने कंट्री में आ करके बिजनेस को रन करने दिया जाए। तो इंडिया मान जाएगा कि हाँ भाई नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा इसको हम अपने मार्केट में आने देते हैं, कंपटीशन फेस करेगा, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो अपना जो नेगोशिएशन डील होता है उसे भी मनाने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो US हो या फिर कोई भी कंट्रीज़ हो। इसका जो इम्पैक्ट है वो 2 टर्म्स में देखा जा सकता है, शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो लोकल इंडस्ट्री है वो तो खूब कमाएगी, ठीक है, बट एक टाइम के बाद अगर लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखो तो कंज्यूमर प्राइस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई चेन में इसका प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन का सॉफ्टवेयर कोई कंट्री बना रही है, असेंबल कहीं और हो रहा है, उसका जो पार्ट्स है वो किसी और कंट्रीज से होके आ रहा है। तो अगर हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, तो ये प्रोडक्ट्स के जो मटेरियल है वो एक जगह आएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो सप्लाई चेन पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि चाइना से जो पार्ट्स है वो आईफोन मंगवाता है, ठीक है,
तो आज की डेट में 200 प्लस जा चुका है ये रेसिप्रोकल टैरिफ। तो आईफोन का जो प्रोडक्ट है उसका दाम भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हो किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, एक टाइम था जो ये टैरिफ है ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए यूज़ किया जाता था। क्यों? जैसे कि कोई कंट्री है, उसको पता है कि वहाँ के लोग आईफोन या फिर लग्जरी चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, चाहे वो आज की डेट में 10 रुपये में, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 रुपये में आईफोन है, कल को वो 20 रुपये भी हो जाएगा तब भी लोग खरीदेंगे ही। तो इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, 5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते थे या फिर 10% लगा देते थे। जो एक्स्ट्रा पैसा आता था तो गवर्नमेंट के वो जेब में जाता था, इसलिए उस जो ये टैरिफ हुआ करता था इसका यूज़ करते थे इनिशियली। आज की डेट में जो यूएस है और इसकी पॉलिसी है, किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस 14% डिक्रीज हो चुका है। और अब ऑब्वियस ही बात है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसका जो इम्पैक्ट है, अगर ये ग्रोथ होगा या फिर इसके ऊपर या फिर डाउनफॉल होगा इसका मार्केट का, इसका इम्पैक्ट आपको बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक, तो वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ट्रंप किसी दिन आएंगे 10% का टैरिफ लगा देंगे, नेक्स्ट डे आकर के 50% का लगा दे रहे हैं। मतलब कि कोई भी पॉलिसी पे ये लोग रन नहीं कर रहे कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने तक हम इस पॉलिसी पे वर्क करेंगे। अब लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में लोग जो भी अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए वो सब निकालना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो गिरने लगेगा और उसका इम्पैक्ट इंडिया के भी मार्केट में देखने के लिए आपको मिलेगा। और इसका लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको, हायर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एक कंट्रीज़ में नहीं होती है। सपोज करो जैसे मैं बताया ना, कच्चा माल रॉ मटेरियल्स किसी और कंट्रीज से आ रही है, अब ये जो महंगा हो जाएगा, महंगा हो करके आपके कंट्रीज़ में आएगा, फिर उसके ऊपर भी कुछ टैक्स लगेगा या फिर उसको भी वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर जो जैसे कि लकड़ी किसी और कंट्री से मंगाया, अब लकड़ी का तो यूज़ नहीं करोगे ना, आपकी कंट्री में आएगा तो उसको कन्वर्ट करके चेयर टेबल बेड इसमें कन्वर्ट करोगे, उस पर भी खर्चा आएगा। तो इसके कारण जो महंगाई होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, महंगाई टॉप पे है, जॉब खत्म हो रही है। क्यों? टैरिफ लगा रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खत्म हो रही है। तो इसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम देखने के लिए मिलेगा। और अब अभी चाइना और यूएस के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है। यूएस लगा रहा है 10% तो चाइना लगा रहा है 10%, यूएस लगा रहा है 50% तो चाइना लगा रहा है 50%। तो एक फुल स्केल पे आपको आज के डेट में ट्रेड डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और यूएस के साथ फाइट चाइना का था, बट धीरे धीरे ये बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि चाइना के ऊपर तो 200 प्लस इन लोगों ने टैरिफ तो लगा दिया इससे ज़्यादा परसेंट का, बट बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी ये लोग, जैसे इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया, बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लगा दिया, ऐसी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट ना उन कंट्रीज़ के ऊपर नहीं होगा जो कि पहले से ही डेवलप कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर जो अपने लो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। ये लोगों को अभी ट्रेड पे अपना ज़्यादा फोकस था, और जो यूएस मार्केट थी उसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, एशिया कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया है ये लोग ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वियतनाम 30% जो इसका जीडीपी है वो यूएस से आता है, यूएस में जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से इनका इतना परसेंट का जीडीपी आता है, 30% का। वहीं पे कंबोडिया का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर 25% का ये लोग ट्रेड डील करते हैं यूएस के साथ आज की डेट में। साथ ही साथ इस हाई टैरिफ जब यूएस लगाना स्टार्ट किया बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, तो वियतनाम के ऊपर इन लोगों ने 46% का टैरिफ लगा दिया है, कंबोडिया के ऊपर 49% का। और सिर्फ इन्हीं दो कंट्रीज़ के ऊपर नहीं है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ है, जैसे कि आप बात करें थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर इन लोगों ने टैरिफ लगा रखा है एक लार्ज अमाउंट पे। यहाँ से ये लोग जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी डिपेंडेंट है, और यहाँ के जो लोग हैं लगभग 7,50,000 लोग इस इंडस्ट्री से मतलब कि अपना रोजी रोटी चलाते हैं। सोचिए कितना बड़ा फिगर है, और सिर्फ यहाँ पे अभी मैं गारमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी और कोई इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग 7.5 लाख लोग डिपेंडेंट है। अगर ये टैरिफ आने वाले टाइम पे ऐसे ही बढ़ता रहा
तो ऑब्वियसली बात है जॉब लॉस देखने के लिए मिलेगा, इनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इन कंट्रीज़ के ऊपर क्या होगा, जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा। और ये वो कंट्रीज़ नहीं है, जैसे कि चाइना के ऊपर क्या हुआ, चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया तो उसके खिलाफ चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया। इस तरीके का पावर ये जो कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशिया के, ये इंजॉय नहीं कर सकते इस तरीके का पावर। इनको डील करना ही होगा यूएस के साथ। देख रहे हो 30% का जीडीपी डिपेंड कर रहा है, 25% का जीडीपी डिपेंड करता है इन कंट्रीज़ का यूएस के ऊपर, तो इनको डील करना पड़ेगा। इंडिया का बात करें, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, इन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर 2024 में हम लोगों ने $89 बिलियन का इनके साथ डील किया था, ट्रेड डील किया था, सरप्लस में रहे थे। इसके ऊपर लगभग 6.4% का डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम पे। इसको हमें और भी एंगल से देखना चाहिए कि चलो यूएस के साथ नहीं बन रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए एंगल्स की तरफ देखें। पहला तो यूएस के साथ ना नेगोशिएट किया जाए कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है बताओ। अच्छा, हम लोग आपके इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, जैसे वहाँ पे जो लग्जरी बाइक है उनके ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा के रखते हैं, 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं वहाँ के लग्जरी बाइक्स या कार के ऊपर, उसे डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और क्या क्या चाहिए, यूएस ने बोला था कि हमसे आप जो भी डिफेंस डील है हमसे करें, इंडिया मान गया ठीक है हम डिफेंस डील करेंगे। हमारे पीएम जब गए थे वहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि हमसे ऑयल खरीदे, तो इंडिया ने बोला था कि हाँ हम कुछ अमाउंट जो ऑयल है वो आपसे भी खरीदेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा भी फ़ायदा था, जो ऑयल डिपेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे यूएई हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, तो हम लोग ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी हम लोगों का फोकस रहे, तो यूएस से भी खरीद लेंगे, कोई डील नहीं है, अच्छे दामों पे हमें बेचें। दूसरा एंगल बोला जा रहा है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसे इंक्रीज़ किया जाए, वो खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। यूरोपियन यूनियन फर्स्ट टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट प्लस वहाँ के कितने मेंबर्स है, 28 मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन में, 26 मेंबर वहाँ के प्रेसिडेंट प्लस 26 मेंबर एक साथ किसी कंट्री में आज तक विजिट नहीं किए थे, हाल ही में इंडिया में विजिट किए थे। ठीक है, हाल ही में इंडिया में विजिट किए थे। अपने में ये बहुत बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट करना था इंडिया के साथ। यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, कोविड टाइम से चली आ रही है, अभी ये उतने कंक्लूजिंग स्टेज पे नहीं पहुंची है। कनाडा भाई इसे ठंडे बस्ते में रख देते हैं, हमें पता है, आपको भी पता है, राइटर ने तो बोल दिया इमोशनल होकर, बट हमें पता है कि कनाडा के साथ हमारी आज की डेट में बिल्कुल नहीं बनती है। हमारे जो रिलेशंस है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है रसिया, जापान, साउथ कोरिया, जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं, और यूएई के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस इनके साथ और भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। कल को हम लोग जो डील कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं यूएस के साथ, अगर फेल हो जाता है, जो भरपाई है, जो ट्रेड सरप्लस कर रहे थे यूएस के साथ, उसकी भरपाई हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ कर सकें। फिर बोला जा रहा है कि चाइना के साथ भी हमें अपना रिलेशंस बना के रखना चाहिए, तो वो वाली फिलॉसफी नहीं है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बट हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत परेशान थी, चाइना के स्टील प्रोडक्ट जो चीप आ रहे थे इंडिया में, तो इंडिया ने हाल ही में क्या किया है, जो चाइना के स्टील प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर 12% का टेम्प्रेरी बेसिस पे टैरिफ लगा दिया है, कि स्टील प्रोडक्ट्स पे टेम्प्रेरी बेसिस पे है ये, मतलब कभी भी हटाया जा सकता है, कि हमारी जो खुद की इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर सके। आपके जो चीप स्टील्स आ रहे हैं उसके कारण हमारी मार्केट ख़राब हो रही है। तो बोला जा रहा है कि चाइना के साथ और भी कई सारे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, और इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन ये भी हो सकता है। लास्ट ईयर आईफोन की बात करें तो हमने एक्सपोर्ट किया था, उसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला था हमें अप्रॉक्स 54% का, इसमें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जीएसटी के नॉर्म्स है इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कि जो भी हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट कर सके, या फिर जो बाकी देश चाह रही है कि इंडिया में आके अपना मार्केट देखें, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स है उसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बट इन सब चक्करों में हमें क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान देना है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब चाइना क्या करता है, अच्छा हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, क्या करते हैं चीप दामों में, लगभग ऐसा समझिए कि फ्री में एक लार्ज अमाउंट में जा करके किसी और कंट्रीज़ में जा करके वो प्रोडक्ट को डंप कर देता है। डंप करना मतलब कचरा जैसे वो फेंक देता है, जाओ ले जाओ, फ्री में ले जाओ इसे। तो हमें अपने देश में क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान देके चलना है। तो ये पूरा एडिटोरियल था। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु में
एक मिनिस्टर को पोस्ट मिला है, कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिला है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, इनका नाम है वी सेंथली बालाजी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखो आप डिसाइड कर लो आपको पावर चाहिए या फिर फ्रीडम। मतलब ये जो मिनिस्टर है इनके ऊपर कन्विक्टेड है, तो लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट भी सुना दिया, तो ये हायर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे अपील कर रखे हैं, जब तक ये केस चल रहा है वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को बेल दे दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, बेल दे के ये बाहर आते हैं और तमिलनाडु में एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये गलत है, ठीक है, तो आप डिसाइड करो आपको पावर चाहिए यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए या फिर बेल पे फ्रीडम जो इन्जॉय कर रहे हो वो चाहिए। अगर आप पोस्ट लेते हो, पावर चूज़ करते हो, तो हम आपका जो बेल है उसे ख़त्म करते हैं और आपको वापस जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पूरी आर्टिकल उसी से डील कर रही है। आपको एक केस याद होगा, लिली थॉमस, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्शन 8 RPA 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8 डील करता है कि कोई भी मंत्री है अगर वो कन्विक्टेड है, ठीक है, और 2 साल या उससे ज़्यादा का उसके ऊपर केस है, ठीक है, जेल जब तक वो जेल में है प्लस 6 साल, मतलब जेल में जो उसकी सज़ा है वो दौरान और जेल से निकलने के बाद 6 साल और इतने टाइम के लिए ये बैन है, कोई भी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस दौरान ना ये कोई मिनिस्टर बन सकता है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं देखो आप कन्विक्टेड हो, ठीक है, लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड घोषित कर दिया है, ठीक है, आपकी सज़ा भी सुना दी है, तो किस बेसिस पे आपको ये पोस्ट मिल गया है, ठीक है, और हमने अभी जजमेंट दिया नहीं है, जब तक जजमेंट नहीं है जो लोअर कोर्ट है उसी का आदेश का पालन होगा, ये कहा गया है। और अब ये कौन मिनिस्टर कौन बनाता है ये थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1, देखो जो सीएम होता है वो हम सबको पता है कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, एड एंड एडवाइस के बाद, ठीक है, गवर्नर डिसाइड करता है, सीएम बन गए। अब जो मिनिस्टर होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं सीएम द्वारा नहीं भाई, गवर्नर के द्वारा ही, बट इसका जो नीम का एडवाइस है ये सीएम करते हैं। तो स्टैनली जी भी अब न्यूज़ में आ गया कि इन्होंने एडवाइस दिया गवर्नर को कि भाई इसको मिनिस्टर बना दो, तो गवर्नर ने इन्हें मिनिस्टर बना दिया। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहाँ गई, प्लस जो लोगों का ट्रस्ट है, पीपल ट्रस्ट है, ठीक है, हमारा आपका, इसको भी हार्म पहुंचाता है ये डिसीज़न जो अभी हुआ है। डिसीज़न मतलब जो इनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल गया, ये कन्विक्टेड है, ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये हार्म पहुंचाता, दूसरा पब्लिक ट्रस्ट को भी, ठीक। तो ये पूरा एडिटोरियल था।